चैप्टर 30। वैसे मिस्टर वर्मा, सितारा ये बिजनेस या प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं चाहती। वो तो सुकून से अपनी जिंदगी पहाड़ों पर बिताना चाहती है। तो ये सब हमारे नाम कब होगा? खुश होते हुए मोनिका ने कहा। उसके लिए आपको मिस्टर वर्मा की बात सुन। दोनों बाप बेटी की मुस्कान हवा हो गई। मिस्टर वर्मा से मिलने आए मिस्टर सिंघानिया और मोनिका ने जब सुना कि प्रॉपर्टी उन लोगों को मिल सकती है, तो दोनों बाप बेटी के चेहरे पर अलग ही खुशी दिखने लगी। मगर फिर मिस्टर वर्मा की बात सुन उनके चेहरे की मुस्कुराहट यूं गायब हुई जैसे किसी गधे के सिर से सिंग। मिस्टर वर्मा, प्रॉपर्टी और बिजनेस में से हमारे पास सिर्फ 50% हिस्सा है, बाकी का गवर्नमेंट के हिस्से में है। हमें हमारा पूरा हिस्सा कैसे मिलेगा? मोनिका ने कहा। लेट मी करेक्ट यू मिस सिंघानिया। प्रॉपर्टी हो या बिजनेस, उन सब में सितारा का हक है, आपका नहीं। क्या आपके डैड ने आपको बताया नहीं कि जितनी भी प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, वो सब सितारा की मॉम यानी गौरी मान का था, जो उन्होंने अपने बाद सितारा के नाम कर दिया। अब क्योंकि सितारा 25 की पूरी होगी तो उन सब पर उसका हक होगा, आपका नहीं। चश्मे के अंदर से नजरें ऊपर कर उन्होंने मोनिका को घूरते हुए कहा। मिस्टर वर्मा की बात सुन मोनिका का बुरा वाला मुंह बन गया। वो उन्हें जवाब देना चाह रही थी, मगर अब क्योंकि काम उन्हें है तो तमीज से पेश भी उन्हें ही आना था। इसलिए उसने अपने अंदर के गुस्से को कुछ देर अंदर ही रहने को बोल दिया। लेकिन अगर सितारा चाहे तो प्रॉपर्टी, बिजनेस आपके नाम हो सकता है। मिस्टर वर्मा ने मिस्टर सिंघानिया को देखते हुए कहा। वो कैसे? मिस्टर सिंघानिया ने तुरंत पूछा। अगर सितारा कह दे कि उसे ये सब नहीं चाहिए और सारा बिजनेस, प्रॉपर्टी आपके नाम कर दे तो सब आपको मिल जाएगा। दोनों की तरफ देखते हुए मिस्टर वर्मा ने कहा, सितारा मान जाएगी। उसे वैसे भी इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो हमेशा घूमती फिरती रहती है। ये बिजनेस तो मेरे डैड ने ही संभाल रखा है। वो मान जाएगी, अभी भी वो पहाड़ों पर रह रही है। उसे कोई परेशानी नहीं होगी मानने में। मोनिका ने कहा। क्या बात है मिस सिंघानिया, आप तो सितारा को बहुत अच्छे से जानने लगी है। वैसे ये काम बहुत आसान है, जिसके बाद सारा बिजनेस आपके डैड के नाम हो जाएगा। मिस्टर वर्मा ने अपनी आंख पर लगे चश्मे को सही करते हुए कहा। मिस्टर वर्मा की ये बात सुन दोनों बाप बेटी खुशी से वहीं बैठे बैठे झूमने लगे। क्या करना होगा? मिस्टर सिंघानिया अपनी खुशी को छुपाते हुए पूछा। ज्यादा कुछ नहीं, बस सितारा को यहाँ बुलाना होगा, एक मुस्कान के साथ मिस्टर वर्मा ने कहा। जिसे सुन दोनों बाप बेटी की खुशी हवा हो गई। मिस्टर सिंघानिया ने मोनिका को गुस्से से घूरा, तो वही अपने डैड के चेहरे पर खुद के लिए इतना गुस्सा देख वो अपनी नजरें इधर उधर करने लगी। अब सितारा आएगी कहाँ से? मिस्टर वर्मा, वो एक्चुअली सितारा आ नहीं सकती। आप पेपर हमें दे दीजिएगा, हम साइन करवा कर आपको भेज देंगे, हिचकिचाते हुए मोनिका ने कहा। मिस सिंघानिया, ये काम बहुत आसान जरूर है, लेकिन इसकी अपनी कुछ पॉलिसी भी है। हम आपको पेपर नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप सितारा को यहाँ बुला लाए तब जरूर कुछ हो सकता है। सामने टेबल पर मौजूद पेपर को दिखाते हुए मिस्टर वर्मा ने कहा। क्या सितारा का आना जरूरी है? इस बार मिस्टर सिंघानिया ने पूछा। अरे भाई, अब जिसकी प्रॉपर्टी है उसका होना तो बहुत जरूरी है ना? अजीब तरीके से मिस्टर सिंघानिया को घूरते हुए उन्होंने कहा। अगर जिसकी प्रॉपर्टी हो और उसको डेथ हो गई हो तो? अचानक ही किसी सोच में डूबी मोनिका ने पूछा। जिसे सुन मिस्टर सिंघानिया की तो आंखें बड़ी हो गई, तो वही मिस्टर वर्मा उसे शक भरी नजरों से देखने लगे। अगर नेचुरल डेथ होती है तो प्रॉपर्टी, बिजनेस का 80% हिस्सा घरवालों को दे दिया जाएगा, बाकी गवर्नमेंट के अंडर हो जाएगा। लेकिन अगर
धोखे से किसी ने जान ली हो तो जो हिस्सा होगा वो भी छीन लिया जाएगा, साथ ही कानूनी सजा मिलेगी सो अलग। आखिरी बात बोलते हुए मिस्टर वर्मा ने दोनों को शक भरी नजरों से देखा, साथ ही एक वार्निंग भी दे दी। वैसे अपने ये बात क्यों पूछी मिस सिंघानिया? अपनी बाएं भौं उचकाते हुए उन्होंने पूछा। वो बस ऐसे ही मुंह से निकल गया। वैसे एक सवाल और था, अगर सितारा यहाँ साइन करने आएगी तो क्या उसकी फोटो वगैरह भी खींची जाएगी? मोनिका ने दोबारा सवाल किया। उसके सवाल सुन मिस्टर सिंघानिया उसे घूर रहे थे। आंख दिखा उसे कुछ भी उल्टा सुल्टा बोलने से मना कर रहे थे। वही उसकी बात सुन मिस्टर वर्मा को उन पर शक हो रहा था। क्या बात है मिस सिंघानिया, आज आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रही है? मिस्टर वर्मा ने शक भरी नजरों से देखते हुए पूछा। ये तो बस कैजुअल क्वेश्चंस है मिस्टर वर्मा, मोनिका ने कहा। ओके, तो जैसा आपने पूछा। यहाँ किसी की फोटो नहीं खींची जाएगी, बस अपने सामने सिग्नेचर करवाना होता है। ना तो हम सामने वाले शख्स की शक्ल देखते हैं, नहीं फोटो लेते हैं, मिस्टर वर्मा ने कहा। उनकी बात सुन मोनिका के दिमाग में एक खतरनाक प्लान बनने लगा। उसने मिस्टर वर्मा की तरफ देखा जो उसे ही घूर रहे थे। अपनी खुशी और चालाकी को अपने अंदर ही रख मोनिका ने कहा। अपने जैसा कहा है वैसे ही होगा मिस्टर वर्मा। सितारा आज से 3 दिन बाद आ जाएगी पेपर साइन करने। झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर बिखेर उसने कहा। मिस्टर सिंघानिया उसके इस अजीब बर्ताव को देख कंफ्यूज हो रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर मोनिका के दिमाग में चल क्या रहा है। तो चलिए डैड, सगाई की भी तैयारी करनी है, मिस्टर सिंघानिया को देख उसने कहा। ओके मिस्टर वर्मा, 3 दिन बाद मुलाकात होगी, चलते हैं डॉट। झूठी मुस्कान के साथ उन्होंने भी मिस्टर वर्मा को अलविदा कहा। फिर दोनों बाप बेटी वहां से चले गए। मिस्टर वर्मा उन्हें जाते हुए देख रहे थे। शायद उनका भी शक पक्का हो गया था कि जरूर ये बाप बेटी कुछ तो कांड करेंगे प्रॉपर्टी को अपने नाम कराने के लिए। वहीं मिस्टर वर्मा ने भी जानबूझकर शानवी की प्रॉपर्टी उन्हें मिल सकती है ये बात ऐड की। वैसे तो ये बात सिंघानिया फैमिली भी जानती थी कि अगर सितारा नहीं होगी तो प्रॉपर्टी उन्हें ऐसे ही मिल जाएगी, मगर उसमें बहुत लफड़े भी थे। तुम अंदर क्या बकवास करके आई हो? पता भी क्या कहा है तुमने मिस्टर वर्मा से? मिस्टर सिंघानिया ने बाहर आकर मोनिका पर भड़कते हुए कहा। डैड चिल डॉप, मुझ पर भरोसा रखिए। मैंने जो कुछ भी कहा है सब कुछ सोच समझ कर कहा है, बाकी बातें पहुंच कर करेंगे। मिस्टर सिंघानिया के सामने मुस्कुराकर उसने कहा और पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ गई। उसके पीछे ही मिस्टर सिंघानिया भी चल पड़े। कमरे से बाहर निकल कुछ देर बाद अर्णव कमरे में वापस आया, जहां शानवी बेड पर बैठी किसी सोच में डूबी हुई थी। उसे जैसे ही किसी के कदमों की आहट सुनी दी, उसने अपनी नजरें उठाकर देखा तो सामने अर्णव खड़ा था। अर्णव के चेहरे पर अब भी झूठ का गुस्सा कायम था। अर्णव का ऐसा बर्ताव शानवी के लिए हैरत भरा था। वैसे वहां शिफ्ट कब तक हो सकते हैं? शानवी ने सामने खड़े अर्णव को देख पूछा। शानवी के पास अर्णव की बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उसे रॉय मेंशन, कपूर मेंशन से अलग जगह चाहिए थी ताकि वो अपना काम कर सके। अभी के लिए उसके लिए वही बेहतर था। क्या तुम वहां शिफ्ट होने को राजी हो? शानवी की बात सुनने के बाद खुश होते हुए अर्णव ने पूछा। अगर नहीं होती तो क्या पूछती? आंखों को ऊपर की तरफ करते हुए उसने पूछा। ये बात भी सही है। तो कब तक शिफ्ट हो सकती हूँ मैं वहां? दोबारा शानवी से पूछा। आज ही, खुशी में अर्णव ने कहा। बाद में उसे होश आया कि उसने क्या कहा। ठीक है फिर, मैं आज वहां जाना चाहती हूँ, ले चलो फिर मुझे।
अर्णव का चेहरा देखते हुए शान्वी ने कहा, ऐसे कैसे जाओगी? मतलब, पहले अपना सामान तो ले आओ। एक काम करते हैं, तुम यहाँ अपना सामान पैक कर लो, फिर मेरे अपार्टमेंट चलते हैं बाकी का सामान लेने, अर्णव ने कहा, क्योंकि उसे अभी शस्त्र ये कंफर्म करना था कि क्या शान्वी अभी उस विला में रहने के लिए आ सकती है। ठीक है फिर, शान्वी ने कहा। शान्वी अपना सामान एक बैग में पैक करने लगी। इतने में जल्दी से बाहर जाकर अर्णव ने शस्त्र से फोन पर बात करके ये कंफर्म कर लिया को शान्वी अभी उस विला में जाकर शिफ्ट हो सकती है। ये सुन अर्णव को शांति मिली। वो वापस कमरे के आया जहां शान्वी बैग पैक कर चुकी थी। दोनों ही कमरे से बाहर निकल सीढ़ियों से होते हुए नीचे उतरने लगे। चैप्टर 31। शस्त्र के विला में राजी होने के बाद शान्वी और अर्णव ने पहले अर्णव के अपार्टमेंट से सामान लेकर आने का सोचा। शान्वी ने जितना सामान अर्णव के रूम में था वो सब एक बैग में पैक कर लिया। उसके बाद दोनों ही अर्णव के अपार्टमेंट के लिए जाने के लिए नीचे उतरने लगे। दोनों नीचे आए तो सारी महिलाएं वही सोफे पर पसरी हुई थी, बैठी हुई थी। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? स्वर्णा जी ने दोनों को देखकर पूछा। वो मॉम, कुछ काम है इसलिए बाहर जा रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, झूठ बोलते हुए अर्णव ने कहा। तुम काम से जा रहे हो ये समझ आता है लेकिन इसको क्या काम? फालतू में बीच में कूदते हुए मिसेस सिंघानिया ने कहा। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी इन्हें सब्र नहीं पड़ता। उनकी बात सुन। स्वर्णा जी और अर्णव ने ना में अपना सिर हिला दिया, क्योंकि अब उन्हें पता था क्या होगा इनका। वैसे आप भी समझ पाए होंगे। मिसेस सिंघानिया, मेरे पास कुछ काम हो या न हो, लेकिन आपके पास एक काम जरूर है। सरकास्टिक स्माइल देते हुए उसने कहा। कैसा काम? मिसेस सिंघानिया ने माथे में बल डालते हुए कहा। मेरे हर काम में अपनी टांग जुबान सबको बीच में घुसाने का काम। एक लंबी सी मुस्कान देते हुए उसने कहा। वही शान्वी के मुंह से ऐसा जवाब सुन मिसेस सिंघानिया के चेहरे की तो हवाइयां उड़ गई। वही अर्णव और स्वर्णा जी की हंसी छूट गई। ए लड़की, ये कैसे बात कर रही हो तुम? सुरेखा जी ने तेज आवाज के कहा। आंटी जी, मेरे कान बिल्कुल सही सलामत है, तो कृपया कर थोड़ा धीमे बोले। और इस लड़की का नाम है लड़की नहीं, शान्वी है, शान्वी। अपने दोनों कान पर हाथ रखते हुए उसने कहा। फिर आखिरी बात कहकर सुरेखा जी के सामने अपने बाई आंख ब्लिंक कर दी, जिसके बाद सुरेखा जी का चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल पड़ गया। तुम में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है शान्वी, तुम बड़ों से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? मोहिनी ने अपनी सासू माँ यानी सुरेखा जी के सामने अच्छा बनते हुए शान्वी पर बड़ी बहन होने का रोब जमाते हुए उससे कहा। अब भाई शान्वी पर कोई असर होता है इन लोगों के गुस्से का? मुझे मैनर्स की डेफिनेशन तुमसे तो सीखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बाय द वे, तुम्हें मैनर्स की स्पेलिंग आती है? बाय भौं को उठाते हुए उसने मोहिनी ने कहा। शान्वी, अपनी बकवास बंद करो। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी होने वाली समधन या मेरी बेटी से इस लहजे में बात नहीं कर सकती। तमीज में रहो। भूलो मत तुम हो कौन। तुम्हारी औकात क्या है? शान्वी का यूं जवाब देते देख मिसेस कपूर गुस्से ने उस पर भड़क पड़ी। तो क्या आपसे इस लहजे में बात करूं? अपनी गर्दन को हल्का बाई ओर झुकते हुए उसने पूछा। और क्या कहा? अपनी तर्जनी उंगली को ठोड़ी पर थपथपाते हुए बात को याद करते हुए उसने कहा। हाँ, याद आ गया। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए उसने चहकते हुए कहा। मिसेस कपूर, मैं भूल गई हूँ कौन हूँ मैं। आपको पता है तो आप ही बता दीजिए, कौन हूँ मैं? क्या औकात है मेरी? किसी मासूम बच्चे की तरह आंखों को टिमटिमाते हुए निचले होंठ को हल्का बाहर निकल उसने कहा।
जिस पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं मिसेस कपूर खुद का सिर पीट रही थी, ये सोच कि आखिर उन्होंने क्यों शानवी से ऐसी बात कही। उन्हें उम्मीद थी कि अब बेइज्जती उनकी ही होनी थी। चलिए, आप नहीं बता पा रही तो मैं बताती हूँ मैं कौन, मेरी औकात क्या। मैं वो हूँ जिसके घर पर आप, आपकी सो कॉल्ड बेटी और अपने बेरोजगार पति रहते हैं। और अब तो आपके ये फालतू के मेहमान भी मेरे ही घर में आ पसरे। मैं वो हूँ जिसके बिजनेस पर आपके बेरोजगार पति से अपना कब्जा जमा रखा है। मेरी औकात यह है कि मैंने आप जैसे गरीबों को मेरे घर में आसरा दे रखा है। मेरी औकात यह है कि जिसके कारोबार की बदौलत आप, आपकी ये बेटी और ये फालतू में आए मेहमान मुफ्त का खा रहे हैं। मेरी औकात इतनी है कि एक पल में, आपकी पलक झपकने से पहले ही मैं आपको आपकी औकात से रूबरू करा सकती हूँ। उसने अपनी कठोर आवाज में कहा, जिसे सुनने के बाद मिसेस कपूर, मोहिनी या मिसेस सिंघानिया के मुंह से तो कुछ नहीं निकला। लेकिन सुरेखा जी को ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने गुस्से में शानवी पर भड़कते हुए कहा, ये तुम कैसे बात कर रही हो? दिन ब दिन बिल्कुल ही बदतमीज हो गई हो। क्या कहा तुमने? ये लोग, उन्होंने मोनिका और मिसेस कपूर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये लोग मुफ्त में रह रहे हैं। इन लोगों ने तुम्हारे हक पर कब्जा कर रखा है। तुमने इनके आसरा दे रखा है। तुम्हारी बदौलत ये आराम की जिंदगी जी पा रहे हैं। मिस्टर कपूर यानी तुम्हारे पापा का हक है उन सब पर। तुम्हारी मॉम के पति थे वो, जिसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी मॉम के बाद जो होगा सब उनका होगा। तुम्हारा तो सिर्फ नाम का है। तुम्हारा अपना है ही क्या? किस बात पर इतना उड़कर दिखा रही हो? खुद का कुछ है नहीं, रोब ऐसे दिखा रही हो जैसे खुद ने ही सब संभाल रखा हो। बिजनेस हो या प्रॉपर्टी, सब कुछ भाई साहब ने यानी तुम्हारे डैड ने संभाल रखा है। अगर वो नहीं संभालते तो जिस बिजनेस, प्रॉपर्टी के राग अल्प रही हों उनमें से कुछ नहीं रहता। मालिक वो नहीं जिसका सामान हो, मालिक वो है जो उस सामान की, उस चीज की देख रेख करता हो, जो भाई साहब और रचना इतने वक्त से करते आ रहे हैं। उन्होंने गुस्से में क्या क्या बोला, ये उन्हें होश नहीं था। लेकिन उनकी बातें सुन मिसेस सिंघानिया, मिसेस कपूर और मोहिनी को बहुत अच्छा लगा। वही अर्णव और स्वर्णा जी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ पल के लिए बिल्कुल ही शांति हो गई, किसी ने कुछ नहीं कहा। सबका ध्यान शानवी के चेहरे पर था, जिस पर कोई भाव नहीं थे। वो आराम से खड़ी सबके चेहरे देख रही थी। मिसेस कपूर, मिसेस सिंघानिया और मोहिनी को तो लगा कि शायद शानवी सुरेखा जी से डर गई है, इसलिए कुछ नहीं बोल रही। सुरेखा जी भी इसी भूल में मन ही मन खुश हो रही थी कि शानवी उनसे जुबान नहीं लड़ा सकी। उन्होंने शानवी की बोलती बंद कर दी थी। ये सब सोच खुद ब खुद ये लोग खुश हो रहे थे कि तभी वहां की शांति को भंग करते हुए शानवी जोर जोर से हंसने लगी। उसे यूं हंसता देख सबके माथे में बल पड़ गए। हैरान होकर सब उसका चेहरा देखने लगे। अब तक जो मन ही मन खुश हो रहे थे, उनकी खुशी भी कहीं गुम हो गई थी। अपनी हंसी को रोकते हुए शानवी ने कहा, सॉरी सॉरी मिसेज रॉय, लेकिन ऐसा जोक मैंने अपनी अब तक की जिंदगी में कहीं नहीं सुना। सच में बहुत मजेदार था। हाँ हाँ, चलिए मैं जरा आपको आपकी बातों के जवाब देती चलूं। पहले आपने क्या कहा था, ये बिजनेस, ये प्रॉपर्टी मेरी मॉम का है। उनके बाद जो होगा वो मिस्टर कपूर का होगा क्योंकि वो उनके हस्बैंड थे। सो मुझे एक बात बताइए मिसेज रॉय, वो किस बात के पति थे? कभी पति होने के धर्म कोई फर्ज उन्होंने निभाए? दूसरी बात, मिस्टर कपूर या उनकी वाइफ, उनकी आस औलाद किसी का भी कोई भी हक नहीं है। जानती है क्यों? मैं बता देती हूँ। क्योंकि वो भी कुछ है, वो सब मेरे नानू का थे,
उनके बाद उनकी बेटी यानी मेरी मॉम का, और मेरी मॉम के बाद उनकी बेटी यानी मेरा है। मेरा कुछ भी नाम का नहीं है। सब कुछ मेरे हक का, असलियत का है। और क्या कहा था आपने? हाँ, ये लोग नहीं संभालते तो अब तक सब बर्बाद हो चुका होता। एक बार जरा कंपनी के पुरानी पोजीशन उसके साथ ही आज की पोजीशन चेक करे, पता चल जाएगा किसके राज में कंपनी तरक्की करी और किसकी मेहरबानी से को कंपनी का बांटाधार हो रहा है। आपको एक और बात बताऊं, कुत्ता भी कहीं बैठने से पहले उस जगह को साफ करता है। ये तो फिर भी इंसान है, इनके ऐशो आराम भी बहुत। उस हिसाब से अगर इन्होंने घर संभाल किया तो क्या एहसान किया, उससे ज्यादा का तो लूटा ही है। क्यों सही कहा ने मैंने मिसेस कपूर। एक आखिरी बात, आपने कहा जो जिस चीज का ध्यान रखता है वो मालिक होता है। फिर तो इस घर के मालिक आपके घर के नौकर होंगे, क्योंकि आप तो कुछ करती नहीं, जो करते हैं घर के सर्वेंट करते हैं। यानी इस घर में आपका कोई अधिकार नहीं, कोई हिस्सेदारी नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। सो बैड मिसेज रॉय, आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। सच्ची डॉट। सुरेखा जी के इर्द गिर्द घूमते हुए उसने कहा। शानवी की आवाज ये सब कहते हुई बिल्कुल सर्द कड़क सी हो गई। वहीं उसके मुंह से ये सब बातें सुन सबकी बोलती बंद, किसी से कुछ नहीं कहा गया। सुरेखा जी की आखिर में की गई शानवी द्वारा बेइज्जती सबके हैरान कर दी थी। उस पर सुरेखा जी का चुप रहना काफी हैरान भरा था। चले या यही रहने का इरादा है? शानवी अर्णव की तरफ देखते हुए पूछा, जो इस वक्त सदमे में था। शानवी की आवाज सुन वो होश के आया और शानवी के साथ आगे बढ़ गया। वही सब उन्हें बस जाते हुए देख रहे थे। चैप्टर 32। उन लोगों को अच्छा खासा जवाब देकर शानवी और अर्णव वहां से चले गए। अर्णव के अपार्टमेंट में आकर शानवी ने उसका जितना भी सामान था वो सब ले लिया, जिसके बाद दोनों अपार्टमेंट से निकल वापस घर की ओर आने को निकल गए। अर्णव ने गाड़ी अपने विला के पास ना रोककर शस्त्र के विला के बाहर रोक दी, जिसके बाद अंदर से एक गार्ड ने गेट खोल दिया और अर्णव ने अपनी कार अंदर की तरफ ले ली। अर्णव कार को एंट्रेंस गेट से अंदर लाया। वही शानवी कार में से ही उस विला को देख रही थी। ऑफ वाइट कलर का वो विला जिसमें गोल्डन कलर की लाइट जल रही थी। बीच में गोल आकार के घेर में बना एक छोटा सा फाउंटेन, जिसके इर्द गिर्द हरी घास थी। साथ ही उसके बाहर की तरफ छोटे छोटे लैंप टाइप के जल रहे थे। उसके ही साथ दाई और बाई तरफ गार्डन। विला के बाहर ही एक प्यारा सा झूमर। वो विला बाहर से तो दिखने में बहुत सादा और सुंदर लग रहा था। शानवी हैरान थी ऐसा विला देखकर, क्योंकि इसके दो कारण थे। पहले कारण ये कि उसने इतने सिंपल एक्सटीरियर डिजाइन का विला नहीं देखा था। दूसरा कारण, शानवी ने अपनी पिछली जिंदगी यानी जब वो सितारा थी उस वक्त उसने बिल्कुल ऐसी डिजाइन में खुद का भी विला डिजाइन करवाने का सोचा था। लेकिन उसकी मौत के बाद सब कुछ सिर्फ सोच तक ही रह गया। अर्णव ने कार विला के सामने रोक दी, जिसके बाद दोनों अंदर आए। आगे बढ़ अर्णव ने विला का दरवाजा खोला। यहाँ कोई है नहीं क्या? शानवी ने अंदर आते हुए कहा। नहीं, जो लड़का यहाँ रहता है वो अभी बाहर गया हुआ है। तुम आराम से यहाँ रूम पसंद कर लो, फिर आराम से सेटल हो सकती हो। अर्णव ने पहले ही शानवी के सारे सवाल का जवाब एक ही बारी में देते हुए कहा, ताकि शानवी और सवाल न करे। अर्णव की बात सुन शानवी आगे कुछ नहीं बोली। शानवी को ये बात कुछ अजीब लगी।
क्योंकि इतने बड़े विला में कोई भी नहीं दिख रहा था, ना नौकर ना कोई गार्ड। लेकिन शान्वी ये नहीं जानती थी कि विला खाली नहीं है, बल्कि शस्त्र अपने रूम में बैठा सीसीटीवी फुटेज से सब कुछ देख रहा था। वो अभी शान्वी के सामने नहीं आना चाहता था, दूर से ही बस उसे देखना चाहता था, अपने सामने रखना चाहता था, ताकि वो महफूज रहे। दोनों अंदर आए। अंदर का डिजाइन भी बाहर की तरह था, लेकिन थोड़ा हटकर भी अंदर आने के काफी बाद सोफे, जिनके साथ राउंड शेप टेबल, दीवारों के कॉर्नर में बने पिलर, जिनका डिजाइन बाहर की तरह सेम था। इस तरफ सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए अर्णव ने शान्वी से कहा। ऐसा कही था कि उसने ये सब पहली बार देखा, लेकिन ये सब बिल्कुल वैसे ही था जैसा उसने सोचा था। अर्णव की बात मान वो उसके पीछे आ गई, जहां से सीढ़ियां ऊपर की ओर जा रही थी। पिलर के साथ बनी वो सीढ़ी ऊपर जाकर दो हिस्से में बट गई। क्रिस्टल स्टेयरकेस, क्रिस्टल स्टेयर हैंडल, साइड में बने कमरे, ये सब काफी खूबसूरत था। सीढ़ियों से होते हुए दोनों ऊपर आ गए। ऊपर भी काफी अच्छा था। सीढ़ियों से ऊपर आते ही दोनों लेफ्ट साइड मुड़ गए। अर्णव एक कमरे के आगे आकर रुक, जिसके दरवाजे का रंग हल्के पीच में था, जो वहां के दरवाजों के रंग से बिल्कुल अलग था। अर्णव ने दरवाजा खोला, जिसके बाद शान्वी अंदर आई। कमरे को देख शान्वी का मुंह खुला का खुला रह गया। ये बिल्कुल उस रूम की तरह था डॉट जैसे उसकी मॉम यानी गौरी जी ने उसके लिए डिजाइन करवाने का सोचा था, मगर उनकी डेथ के बाद ऐसा रूम उसे नहीं मिल पाया। राउंड शेप में बना बेड, दोनों तरफ लैंप लाइट, लेफ्ट साइड कपबोर्ड, कपबोर्ड के सामने मौजूद बाथरूम, उसके बगल में क्लोसेट, बेड के सामने ड्रेसिंग टेबल, बेड के राइट साइड बना स्टडी रूम, कर्टन से सिंपल डिजाइन, गोल्डन लाइटिंग। वो रूम सिंपल और काफी बड़ा था, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था। शान्वी को वैसे भी ज्यादा तामझाम पसंद नहीं था, ये रूम बिल्कुल उसकी पसंद का था। जाकर बाथरूम भी चेक कर लो, अगर दिक्कत लगे तो और भी रूम है या उनमें से कोई और सा देखा लेना। शान्वी को रूम इतने ध्यान से देखता देख अर्णव ने कहा। उसकी बात मान शान्वी बाथरूम देख चली गई। सफेद रंग के पत्थर से बना वो बाथरूम में सिंपल और काफी अच्छा था। शान्वी को अपने लिए यही रूम बेस्ट लग रहा था। कोई और रूम देखना है? अर्णव ने पूछा। नहीं, ये रूम काफी अच्छा है, बिल्कुल मेरी पसंद का, मुस्कुराते हुए शान्वी ने कहा, जिसके बाद दोनों रूम से बाहर आ गए। अर्णव ने किसी को कॉल किया तो कुछ बॉडीगार्ड कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप और शान्वी का बाग वगैरह लेकर आ रहे थे, जो वो अर्णव के अपार्टमेंट से लेकर आई थी। शान्वी ने उन कंप्यूटर सिस्टम को स्टडी रूम में सेट करवाया था। ऑलमोस्ट सामान वहां सेट हो गया था। अब बारी थी रॉय मेंशन से बाकी सामान लाने की। सारा सामान रख। दोनों बाहर निकल कार में बैठ रॉय मेंशन आ जाते हैं। अर्णव कार को अंदर लाता है, फिर चाबी गार्ड की तरफ उछल देता है। दोनों घर के अंदर आते हैं, जहां वो सारी महिलाएं अब भी बैठी हुई थी। कदमों की आहट सुन। सब गेट की तरफ देखते हैं, जहां सामने से शान्वी और अर्णव आ रहे होते हैं। शान्वी सबको अनदेखा कर आगे बढ़ने लगती है, अर्णव भी उसके साथ ही चल रहा था। शान्वी ने बस सीढ़ी पर कदम रखने के लिए अपना पैर उठाया कि सुरेखा जी उस पर बरस पड़ी। थोड़ी देर पहले हुई अपनी बेइज्जती वो भूली नहीं थी। ऊपर से शान्वी उन लोगों को ऐसे अनदेखा करके जा रही थी, मानो कुछ हुआ ही न हो, वो इन्हें जानती ही न हो। तुम तो बड़ी बेशर्म निकली, कुछ शर्माया है? मेरे ही घर में मुझे से बदतमीजी करके गई थी, और अब फिर से मेरे ही घर में आ गई हो। तुमसे ज्यादा जलील लड़की मैंने अपनी आज तक की जिंदगी के नहीं देखी, सुरेखा जी ने कहा।
उनकी बात सुन शान्वी ने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे सीढ़ियों से ऊपर चली गई। सब हैरानी से ऊपर जा रही शान्वी को देख रहे थे कि अब तक इसने कुछ कहा क्यों नहीं। स्वर्णा जी भी अर्णव का चेहरा देख रही थी, जिस पर अर्णव ने पलकें झपकाकर उन्हें शांत रहने को कहा। सबकी नजरें ऊपर ही थी कि थोड़ी देर में शान्वी अपने हाथ में बैग लेकर नीचे आ रही थी। मोहिनी और मिसेस कपूर को एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। साथ ही इनकी आंखों ही आंखों में बात करने की श्रेणी में मिसेस सिंघानिया भी शामिल हो गई। शान्वी के हाथ में बैग देख स्वर्णा जी ने परेशानी से अर्णव की तरफ देखा। शायद उन्हें अंदाजा हो गया था कि आगे क्या होगा। बैग लेकर शान्वी नीचे आई तो अर्णव ने आगे बढ़ उसके हाथ से बैग ले लिया। ये बैग किसका है? अर्णव, क्या तुम कहीं जा रहे हो? सुरेखा जी ने पूछा। मेरा बैग है। अर्णव, कहीं नहीं जा रहा, मैं जा रही हूँ, शान्वी ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा। शुक्र है, बला टलेगी मेरे घर से। वापस लौटकर इस घर में न तो कभी आना, ना ही अपनी शक्ल दिखाना, सुरेखा जी ने कहा। शान्वी रॉय मेंशन से जा रही है, इस बात का दुख सिर्फ अर्णव और स्वर्णा जी को था। बाकी सब खुश हो रहे थे। अचानक ही मिसेस कपूर को ध्यान आया कि शान्वी रॉय मेंशन छोड़ रही है। इसका मतलब अब शान्वी कपूर हाउस में आएगी। उनके लिए परेशानी की बात ये थी कि शान्वी अगर कपूर हाउस में आ गई तो उन्हें बाहर का रास्ता नापना पड़ेगा। उन्होंने लचारगी भरी नजरों से शान्वी की तरफ देखा, जो सुरेखा जी की आंखों में देख रही थी। लेकिन एक बात ये भी आई कि क्या पता कहीं और चली जाए। वैसे अब कहाँ डेरा डालोगी? सुरेखा जी ने कहा, जिस पर शान्वी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुड़ी और स्वर्णा जी से मिलने लगी। ये अजीब था कि शान्वी ने जवाब नहीं दिया, जिसका फायदा उठाते हुए मिसेस सिंघानिया ने भी अपनी बेइज्जती का बदला लेने का सोचा और उन्होंने सुरेखा जी के लहजे में ही सुर मिलाते हुए कहा, फंसाया होगा कोई नया शरीफ घर का लड़का। काम है ही क्या इसके पास? वैसे अच्छा ही है, घर में खुशी का माहौल है। अगर ये घर से चली जाएगी तो खुशी खुश रहेगी। सही कह रही हो मौसी। इतने दिन यहाँ रही, ऊपर से जिस घर में रही उसी घर की मालकिन से बदतमीजी की, जुबान लड़ाई, और अब तेवर ऐसे दिखा रही है जैसे ना जाने कितनी शरीफ है। अच्छा है, मैं तो कहीं कभी वापस भी न आए। वैसे ही जा कहाँ रही है? कहीं हमारे घर तो नहीं आएगी? मोहिनी ने भी अपनी जुबान का इस्तेमाल फालतू की बकवास करने के लिए किया। बाद में थोड़ी अकल का इस्तेमाल कर उसने पूछ लिया कि शान्वी जाएगी कहाँ। लेकिन इनकी बातों का जवाब दे हो कौन? इन सबकी बात सुनकर भी शान्वी ने कुछ नहीं कहा। उसने खामोशी से इनकी बातें सुन स्वर्णा जी के गले मिल उन्हें अलविदा कहा। अर्णव ने शान्वी का बैग गाड़ी में रखवा दिया था, जिसके थोड़ी देर बाद शान्वी अर्णव के साथ शस्त्र के विला की तरफ जाने के लिए निकल गई। अब शान्वी रॉय मेंशन छोड़ चुकी है और आ गई है शस्त्र के पास। अब देखना यह है कि शान्वी और शस्त्र की स्टोरी बनेंगे कैसे। अब शान्वी कैसे इन लोगों से बदला लेगी। वैसे एक सूचना और देती चलूं, अब कहानी थोड़ी फास्ट ट्रैक पर चलेगी, जहां शायद आपको शान्वी और उसके अतरंगी जवाब पढ़ने को न मिल पाए। चैप्टर 33। उन सबकी फालतू बकवास सुनने के बाद भी शान्वी ने कुछ नहीं कहा, जिसकी वजह से वहां मौजूद सब हैरान भी थे कि अभी शान्वी शांत कैसे रह गई। असल में शान्वी की शांति की वजह सिर्फ शान्वी ही जानती थी। स्वर्णा जी ने मिलने के बाद शान्वी अर्णव के साथ शस्त्र के मेंशन के लिए निकल गई। क्योंकि शस्त्र का मेंशन रॉय मेंशन से कुछ कदम की दूरी पर था, तो दोनों तुरंत ही पहुंच गए। शान्वी का सामान पहले ही यहां पहुंच चुका था,
बाकी का सामान उसने अर्णव के साथ मिलकर सेट कर लिया था। कंप्यूटर सिस्टम को पहले ही स्टडी रूम में सेट कर दिया था। बाकी का सामान भी अर्णव और शान्वी ने मिलकर अच्छे से सेट कर लिया था। हाश, थका दिया यार शानू आज तूने, बेड पर लेटते हुए अर्णव ने कहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैर नहीं दबाऊंगी, अर्णव को बेड पर पसरा देख शान्वी ने कहा। मुझे तो बड़ी जल्दी जवाब दिया। अभी घर पर ताई जी और बाकी की उन चुड़ैलों को कुछ क्यों नहीं कहा। बेड पर सीधा बैठ शान्वी के चेहरे पर नजरें जमाते हुए अर्णव ने कहा। मेरा मन नहीं किया था, साइड से बेड शीट को सही करते हुए शान्वी ने कहा। सही में तुम्हारा मन नहीं किया, इसलिए उन्हें कुछ कहे बिना आ गई, मुंह खोले अर्णव ने पूछा। हाँ, शान्वी ने सीधी खड़ी होते हुए अर्णव को एक टूक जवाब दिया। मुझे क्यों लग रहा है जरूर कुछ गड़बड़ करोगी तुम, डिटेक्टिव की तरह शान्वी पर शक जाहिर करते हुए अर्णव ने कहा। कर्मा का नाम सुना है, गहरी सांस छोड़ते हुए शान्वी ने कहा। हाँ, अर्णव ने जवाब दिया। बस वही करेगा जो करेगा, मैं ना तो कुछ अच्छा करूंगी ना ही कुछ बुरा, सो जस्ट रिलैक्स, अर्णव की तरफ देखते हुए शान्वी ने कहा। जो आपकी आंखें छोटी किए उसे ही देख रहा था। शान्वी की बात सुनने के बाद अर्णव ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर के लिए वहां शांति फेल। उस शांति को भंग करते हुए अर्णव का फोन बज उठा। उसने कॉल पिक किया, उधर से कुछ कहा गया, जिसे सुनने के बाद अर्णव ने सिर्फ ओके कहा और फोन काट दिया। मुझे कुछ काम है तो मैं जाता हूं, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो अकेले कहीं मत निकल जाना, मुझे कॉल करके बता देना, मैं शाम में फिर आऊंगा, ध्यान रखना। बेड से उठ कमरे के गेट पर आते हुए अर्णव ने शान्वी से कहा। ठीक है, ख्याल रखना, अर्णव के कमरे से बाहर निकलते समय शान्वी ने कहा। अर्णव को सीढ़ियों से नीचे जाता देखने के बाद शान्वी से रूम बंद कर लिया। वही अपने कमरे में बैठा शस्त्र ये सब देख रहा था। शस्त्र के विला में भी कैमरे लगे हुए थे। शान्वी के रूम के बाहर भी शस्त्र ने कैमरे लगवा रखे थे। ये किसी शक या साजिश की वजह से नहीं थे, ये शान्वी की सेफ्टी की वजह से शस्त्र ने ये किया था, साथ ही इसलिए भी कि वो शान्वी को आराम से देख सके। शस्त्र जब से बैठा अपने कमरे में शान्वी को उसका रूम से करते हुए देख रहा था। अर्णव के जाते ही शान्वी ने दोबारा कमरा बंद कर लिया। ये देखा शस्त्र को लगा शायद शान्वी आराम करना चाहती होगी, इसलिए उसने अपना लैपटॉप साइड रख दिया। अभी शस्त्र की इंटरनेशनल क्लीनेट्स के साथ मीटिंग थी। उसने अपने एक लैपटॉप में सीसीटीवी फुटेज चला रखी थी, तो दूसरे लैपटॉप में मीटिंग का लिंक खोल रखा था। शस्त्र ने टाइम देखा तो अभी 11:30। उसकी मीटिंग शुरू हो चुकी थी। मीटिंग के बीच बीच में वो दूसरे लैपटॉप में, जिसमें सीसीटीवी फुटेज दिख रही थी, उस पर भी नजर डाल दे रहा था। कुछ देर बाद शस्त्र पूरी तरह से अपनी मीटिंग अटेंड करने में गुम हो गया। करीब 2.5 घंटे बाद शस्त्र की मीटिंग खत्म हुई थी। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और सीसीटीवी फुटेज वाले लैपटॉप को देखने लगा। टाइम पर ध्यान गया तो 1 से ऊपर टाइम हो गया था। अब तक शान्वी रूम से एक बार भी बाहर नहीं आई थी। शस्त्र ये सोच रहा था कि पता नहीं सोफिया सुबह से कुछ खा रखा होगा या नहीं। शस्त्र को एक तरफ ये भी लगा कि शायद थकान के मारे शान्वी सो रही होगी, लेकिन खाने का भी तो टाइम हो गया था। अपने लैपटॉप को यूं ही छोड़ वो आराम से नीचे चला गया। सीढ़ियों से नीचे आते ही लेफ्ट साइड में किचन था। शस्त्र ने आराम से किचन में जाकर कुकिंग करने लगा। करीब आधे घंटे की मेहनत के बाद शस्त्र ने खाना तैयार कर लिया था। खाना बना लेने के बाद उसने एक ट्रॉली में खाना रख दिया, साथ ही एक ट्रॉली में अपने लिए भी खाना रख दिए। शस्त्र के विला में लिफ्ट भी थी, जिसके बारे में अब तक कोई नहीं जानता था।
किचन से बाहर निकल दोनों ट्रॉली पकड़े वो बाहर आया। किचन के जस्ट बगल में खाली जगह थी, जहां सिर्फ एक काफी बड़ा फ्लावर वास रखा हुआ था। शस्त्र ने आराम से उस वास की एक पत्ती को उठाया, जिसके बाद उस वास के सामने की दीवार दो हिस्से में बट गई। शस्त्र दोनों ट्रॉली को पकड़े उस लिफ्ट में चला गया। लिफ्ट के बंद होते ही वो दीवार वापस पहले की तरह हो गई, मानो यहां कुछ हुआ ही न था। उस लिफ्ट की मदद से शस्त्र सीधा अपने कमरे में आया। कमरे में आकर उसने नोटपैड से एक पेपर लिया, उस पर कुछ लिखा और शानवी की खाने वाली ट्रॉली में रख दिया। अपने खाने की ट्रॉली अपने कमरे में छोड़ दूसरी ट्रॉली लेकर वो शानवी के कमरे की तरफ बढ़ गया। शानवी के कमरे के बाहर रुक। उसने 3-4 बार डोर नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसे लगा शायद शानवी सो रही होगी। ये सोच उसने वो ट्रॉली वहीं छोड़ दी। फिर अपने कमरे में वापस आ गया। कमरे में आकर उसने एक रिमोट उठाया। रिमोट में मौजूद उसने एक बटन दबाया। उस बटन को दबाते ही शानवी के कमरे के रिंगटोन सी बजने लगी। शस्त्र ने अपना कमरा दोबारा बंद कर लिया था। लैपटॉप के सामने दोबारा नजरें टिकाए वो शानवी के कमरे के दरवाजे को ही देख रहा था। कुछ देर बाद शानवी ने अपने कमरे को खोला और बाहर झांकी। बाहर देख तो उसे खाने की ट्रॉली नजर आई। ये भी उसके लिए हैरानी भरा था। उसकी नजर उस पेपर पर गई। उसने पेपर उठाया, उसे पढ़ा, फिर हल्का मुस्कुराकर खाने की ट्रॉली अंदर कमरे में ले आई। शानवी को मुस्कुराता देख शस्त्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। शानवी ने अपने कमरे का दरवाजा अभी बंद नहीं किया था। शानवी ने खाने की ट्रॉली पर नजर मारी। पनीर की भुजिया, चपाती, 3 तरह के जूस, अचार, दही, पानी, ये सब उस ट्रॉली पर मौजूद था। शानवी ने एक प्लेट में अपने लिए सब्जी ली, चपाती रखी और फिर अपना खाना शुरू किया। अब क्योंकि शानवी के अपने कमरे का दरवाजा बंद नहीं किया था, इसलिए शस्त्र कैमरे की मदद से शानवी को आराम से खाते हुए देख रहा था। शानवी को खाना खाता देख शस्त्र भी खाना खाने लगा। खाना खत्म कर। शानवी ने स्टडी रूम से जाकर एक नोटपैड से पेपर निकल उसमें कुछ लिखा, फिर उसे उसी ट्रॉली में रख दिया और खाने की ट्रॉली को कमरे से बाहर रखाई। चैप्टर 34। खाना खाकर शानवी ने वो खाने की ट्रॉली वापस बाहर रख दी और अपना कमरा दोबारा लॉक कर लिया। जब शस्त्र ने ये देखा तो वो तुरंत ही उस ट्रॉली को लेने चला गया। जल्दी से ट्रॉली अपने रूम में लाकर उसने छोड़ दी। शानवी की लिखी चिट उठा ली। उस चिट को उठाकर पहले तो काफी देर तक वो देखता रहा। उस वक्त शस्त्र ने शानवी को लिख कर दिया था, मुझे आपके टेस्ट के बारे में आइडिया नहीं है, इसलिए ये बना दिया है। उम्मीद है आपको इस सस्ते शेफ के हाथ का बना खाना पसंद आया होगा। यही पढ़ने के बाद शानवी मुस्कुरा दी थी। वैसे तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी शानवी मुस्कुरा दी थी। इसलिए शानवी ने भी वापस रिप्लाई ने कुछ लिख कर दिया, खाना मेरे टेस्ट को बिल्कुल सूट किया। ऐसा खाना अगर मुझे रोज मिले तो दिन बन जाए। वेल थैंक यू सस्ते शेफ। इसके साथ ही एक स्माइल इमोजी भी उसने बना दिया था। ये पढ़ शस्त्र भी मुस्कुरा उठा। उसने उस चिट को अपने लॉकर में रख दिया, मानो कोई बहुत कीमती खजाना हो। फिर ट्रॉली को साइड कर दिया। चिट पर लिखी बात याद करते ही वो मुस्कुरा उठता। उसने खुद से ही कहा, तुमने सही कहा था आहान, ये शानू बदल गई है। मुझे मेरी एंजेल हर तरह से पसंद है। ये वाली बिल्कुल बिंदास है। मुझे सिर्फ मेरी एंजेल की खुशी की परवाह है। शस्त्र ने वापस अपने लैपटॉप की तरफ देखा तो शानवी के रूम का दरवाजा बंद था। उसने कुछ फाइल्स ली और अपने ऑफिस का काम करने लगा। वहीं शानवी इतनी देर से आराम नहीं कर रही थी। जब से अर्णव गया
तब से ही शानवी स्टडी रूम में लगे अपने कंप्यूटर सिस्टम के आगे बैठी हुई थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर थिरक रही थी। कंप्यूटर स्क्रीन पर नजरें गड़ाए वो लगातार आपकी उंगलियों को नचा रही थी। ना जाने ऐसा क्या करने वाली थी वो, लेकिन जो भी करने वाली थी पक्का कुछ बहुत बड़ा करने का उसने सोचा होगा। वो कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखते हुए लगातार अपनी उंगलियां चला रही थी। उसे बिल्कुल होश नहीं था कि वो कब से यहाँ बैठी हुई थी। ना उसे वक्त का होश था, ना ही किसी और चीज का। जिस वक्त शस्त्र ने रूम नॉक किया था उस वक्त भी शानवी का सारा ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर था, जिसकी वजह से उसे पता ही नहीं चला कि कोई उसके रूम के बाहर खड़ा दरवाजा नॉक कर रहा था। शानवी के दरवाजा ना खोलने पर शस्त्र ट्रॉली वही छोड़ अपने कमरे में आकर एक रिमोट से बटन दबा देता है। वो रिमोट शानवी के कमरे की बेल का था, जो शस्त्र ने अपने पास रखा हुआ था। जब शस्त्र ने बेल बजाई थी तो शानवी के कमरे में किसी बंसुरी की धुन बजने लगी थी, जिसकी वजह से उसका ध्यान थोड़ी देर के लिए भंग हो गया था। उसने इधर उधर देखा और फिर उठा कमरे से बाहर आ गई थी, जहां उसे खाने की ट्रॉली मिली। अब दोबारा शानवी उसी काम में लग गई। वो दोबारा अपने स्टडी रूम के सामने बैठी कंप्यूटर में कुछ देख रही थी। इस वक्त शानवी ने किसी की ईमेल आईडी खोल रखी थी। कुछ देर बाद उसने किसी को कुछ मैसेज टाइप करके भेज दिया और फिर सब कुछ यूं ही छोड़ कमरे में वापस आ गई आराम करने के लिए। रॉय मैंशन में भी सब खाने के लिए आ गए था। अर्णव भी अपना काम खत्म कर सीधा रॉय मैंशन ही आ गया था। उसके साथ ही अरमान भी जल्दी आ गया था, क्योंकि उसे एक फाइल लेनी थी। लेकिन सुरेखा जी की जिद पर वो लंच करने के लिए रुक गया। कपूर और उनके 2 मेहमान भी वहां मौजूद थे। मुझे तो समझ नहीं आता, ये लोग यहाँ क्या आते हैं? रॉय लोग वहां क्यों नहीं जाते? अर्णव के चेहरे पर वो रोज जैसे रौनक नहीं थी। स्वरा जी भी थोड़ी उदास सी थी, लेकिन सुरेखा जी और वो चुड़ैल कपूर और सिंघानिया बड़े खुश थे। आखिर शानवी चली को गई, लेकिन इन महान लोगों को नहीं पता कि शानवी गई जरूर है, लेकिन वापस आने के लिए। दादी जी ने अर्णव के चेहरे की रौनक को आज कहीं गुम देखा, इसलिए इसे पूछे, क्या बात है बरखुरदार, आज इतने शांत कैसे? कि तभी उन्होंने गौर किया कि वहां शानवी नहीं थी। शानवी कहाँ है? क्या आप साथ में खाना नहीं खाएगी? दादाजी की बात सुन। अर्णव ने सुरेखा जी को उनकी चहेतियों को देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। हमने कुछ पूछा है, शानवी कहाँ है? उन्होंने दोबारा अपनी बात दोहराई। दादाजी बात सुन, सुरेखा जी ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। वो लड़की ये घर छोड़कर चली गई है। सुरेखा जी के मुंह से ये सुन दादाजी हैरान हुए। साथ ही अब तक बिना किसी इमोशन के बैठा अरमान भी अपनी माँ की बात सुन अर्णव का चेहरा देखने लगा। ऐसे कैसे चली गई? अगर वो अपने घर गई भी है तब भी उसे यह लंच के लिए होना चाहिए था। आखिर कपूर फैमिली का हिस्सा वो भी है। दादाजी ने सुरेखा जी से लेकर उनके समधियों तक को देखते हुए कहा। वो कपूर मेंशन नहीं गई है दादाजी। फालतू का अपनी आवाज में चाशनी घोलते हुए मोहिनी ने कहा। मोहिनी की बात सुन। अरमान की नजरें उसको घूरने लगी। उसने अपने हाथ में पकड़े चम्मच पर पकड़ कस दी थी। क्या मतलब कपूर मेंशन अभी गई है? उसका घर कपूर मेंशन ही है ना? ऐसे कैसे कहीं भी चली गई है वो? दादाजी ने शानवी की चिंता करते हुए कहा। फिक्र करने की बात नहीं है, वो जहां भी है पूरे ऐश में है। मिसेस सिंघानिया ने सलाद की प्लेट में से खीरा उठाकर अपने मुंह में डालते हुए कहा। क्या मतलब? हमें कोई सही से सब बताएगा? सवालिया नजरों से सबकी तरफ देखते हुए दादाजी ने पूछा। मतलब ये अंकल जी कि शानवी जहां भी गई है
उसके बारे में हमें तो कुछ खैर खबर नहीं। लेकिन हाँ, आपके प्यारे पोते, मेरा मतलब अर्णव को सब पता है कि वो लड़की कहाँ है, कैसे है, वगैरह वगैरह डॉट। मिसेस सिंघानिया ने फालतू का स्टाइल मरते हुए दोबारा कहा। मिसेस सिंघानिया की बात सुन दादाजी के साथ अरमान की नजरें भी अर्णव पर टिक गई। खुद पर दादाजी की नजरें महसूस कर अर्णव ने कहा, हाँ, मैं छोड़ आया हूँ उसे। वो कहाँ है मैं जानता हूँ। वो जहां भी है, यहां से लाख गुना ज्यादा सेफ है। लेकिन वो है कहाँ? दादाजी ने पूछा। वो मैं नहीं बता सकता, जब तक वो खुद नहीं बताना चाहेगी। दादाजी को देखते हुए अर्णव ने कहा, ठीक है, मत बताओ। लेकिन क्या वो सगाई में आएगी? दादाजी ने अर्णव की तरफ देखते हुए पूछा। वो सगा डॉट। अभी अर्णव अपनी बात पूरी कर पाता कि उससे पहले ही सुरेखा जी गुस्से में बोला पड़ी। वो क्यों आएगी मेरे बेटे की सगाई में? उसका क्या काम है तब? पापा, आप क्यों उस लड़की को बुलाना चाह रहे हैं? मैं नहीं चाहती कि वो लड़की मेरे बेटे की खुशी में कोई भी रुकावट पैदा करे। उसे इस घर से, इस घर के लोगों से और उनकी खुशियों से दूर ही रहने दीजिए। उसका साया भी नहीं चाहती कि मेरे बेटे पर पड़े। शानवी के लिए अपने दिल में रखे जहर को बाहर निकालते हुए उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, ना ही मुझे जानना है कि आखिर क्यों तुम उस बच्ची से इतनी नफरत करती हो। लेकिन जब तुम अपनी मर्जी से मेहमान बुला सकती हो, तो मैं क्यों उसे नहीं बुला सकता? अगर शानवी नहीं आई तो मैं भी अभी की सगाई में शामिल नहीं होऊंगा। नाराजगी से दादाजी ने कहा, ये कैसी बच्चों वाली जिद है पापा? मैं नहीं चाहती कि वो लड़की या उसका साया भी मेरे बेटे पर पड़े। और आप है, आपके लिए आपके पोते से भी ज्यादा वो लड़की जरूरी है। सुरेखा जी ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, मेरे लिए दोनों बराबर है डॉट। शानवी मेरे अजीज दोस्त की पोती है। भले ही शानवी की शादी अभी से न हो, लेकिन वो मेरे दोस्त की निशानी है, जो मुझे उतनी ही प्यारी है जितने मुझे अपने पोते पोती। दादाजी ने सुरेखा जी को देखते हुए कहा। लेकिन डॉट। सुरेखा जी आगे कुछ कहती कि दादाजी ने उन्हें अपना हाथ दिखाकर चुप रहने बोल दिया और खुद बोले, तुम भले ही इस घर की बड़ी बहू हो, जिसे मैंने हमेशा अपनी बेटी माना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा इस घर में कोई हक नहीं, या मैं इस घर का हिस्सा नहीं। बड़ी बहू हो, इसलिए सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ रखा है। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा कि तुम मुझे ऑर्डर दो या मेरी बात काटो। शायद मेरी भी अपनी कुछ इज्जत है, मान है, स्वाभिमान है। स्वर्णा बहू भी तो बहू है, वो हमेशा मेरी बात पर राजी हो जाती है। लेकिन तुम हमेशा मुझे ये महसूस करती हो जैसे मेरा खुद का कोई वजूद नहीं, कोई हिस्सेदारी नहीं। अभी तुम्हारा बेटा है, उसके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं, ये तुम ज्यादा अच्छे से जानती हो। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मगर शानवी नहीं आई तो मैं भी नहीं आऊंगा। इतने सालों में पहली बार दादाजी ने सुरेखा जी को उनके व्यवहार से रूबरू कराया था। दादाजी ने कभी भी इस लहजे में या इस ढंग से घर में किसी से बात नहीं की थी। लेकिन सुरेखा जी का बर्ताव, जिसकी वजह से आज उन्होंने ये सब बोला जो वो नहीं बोलना चाहते थे। अपनी बात खत्म कर दादाजी बिना खाए उठकर जाने लगे कि तभी अरमान ने उनका हाथ पकड़ उन्हें वापस कुर्सी पर बैठते हुए बिना उनकी तरफ देखे अपनी माँ से कहा, डॉट, आप उस लड़की को पसंद नहीं करती, ये आपका पर्सनल रीजन है। लेकिन अगर घर में कोई फंक्शन हो रहा है तो गेस्ट सबके आने चाहिए। अगर दादाजी चाहते हैं वो लड़की आए तो वो आएगी। अगर दादाजी सगाई के फंक्शन में मौजूद नहीं हुए तो भूल जाएगा कि मैं सगाई करूंगा। अर्णव, तुम उस लड़की को इनवाइट कर देने। अब बिना किसी बहस की सब खाना खाइए।
अरमान से आराम से कहा, लेकिन उसकी आवाज काफी स्थिर थी। सुरेखा जी और उनके समधियों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मोहिनी तो शानवी ने फिर जल भुन गई, क्योंकि अरमान की तरफ से उसे इनविटेशन भेजा जा रहा था। खास बात की अब बात उसकी सगाई पर आ गई थी। अरमान से ऑर्डर मिलने के बाद दोबारा किसी ने कुछ नहीं कहा। चुपचाप खाना खाकर सब अपने काम में लग गए। सुरेखा जी का तो दिल इतना जल रहा था कि मैं भी नहीं बता सकता। क्या लगता है, क्या मिसेज रॉय अपनी इस बेइज्जती का बदला लेंगे? क्या सोच रही होगी मोनिका? क्या तिगड़म चलाएगी अब वो? क्या रिएक्शन होगा घर वालों का ये सुन कि शानवी कहीं और रहने जा रही है? सितारा की प्रॉपर्टी बिजनेस हो जाएगा सिंघानिया फैमिली के नाम। चैप्टर 35। शानवी को सगाई फंक्शन में इनवाइट करने के लिए अरमान से अर्णव ने कह दिया था, जिसकी बात सुन सुरेखा जी और उनके समधियों का मुंह बन गया था। सुरेखा जी मना करना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी उनका बेटा अगर उनके कहने पर मोहिनी से शादी करने को राजी हो सकता है तो वो अपनी बात पूरी करने के लिए शादी से मना भी कर सकता है। समझ नहीं आता सुरेखा जी को मोहिनी क्यों इतनी अच्छी लगती है। वही बेचारी सीधी साधी शानवी उन्हें जहर दिखती थी। अरमान के कह देने के बाद दोबारा किसी ने कुछ नहीं कहा। मन महसूस कर चुपचाप दिल में शानवी को बुरा भला कहकर मोहिनी और उसके घर वालों से भी खाना खा लिया। खाना खत्म करते ही तीर की तरह अर्णव रॉय मैंशन से चला गया। रॉय मैंशन से अपनी कार लेकर निकल वो शस्त्र के मैंशन में आ गया। शस्त्र के मैंशन में आने के लिए उसे किसी को इजाजत की जरूरत नहीं थी। गाड़ी की चाबी गार्ड को थमा वो अंदर चला गया। ऊपर आकर वो पहले शानवी के रूम के पास गया। 3-4 बार दरवाजा नोक किया, लेकिन जब शानवी ने नहीं खोला तो वो थोड़ा परेशान हो गया। उसने जैसे ही अपना हाथ दरवाजे पर रखा, दरवाजा हल्का खुल गया। यानी दरवाजा लॉक नहीं था। अर्णव अंदर आया तो देखा शानवी बेड के सिरहाने पर सिर टिकाए सो रही थी। अब कोई बहन सो रही हो और उसका भाई उसे परेशान न करे, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। इसलिए अर्णव के दिमाग में कुछ चुगलपंती चलने लगी। शानवी को चैन से सोता देख उसने बस हल्का मुस्कुरा दिया। अर्णव ने अपनी नजर इधर उधर घुमाई, तभी उसकी नजर लैंप स्टैंड पर रखे एक नोटपैड पर गई। उसने उसमें से एक पेपर फाड़ा, पेपर को हल्का गोल गोल करते हुए मोड़ना शुरू किया। उसने उस पेपर को बत्ती सी बना दी थी। आगे की तरफ चोंच निकल रही थी। अर्णव धीमे कदमों से शानवी के बगल में आकर खड़ा हो गया। उसने कागज की बनी उस बत्ती से पहले शानवी के कान में गुदगुदी की, जिस पर शानवी सिर्फ अपना कान सहला कर रह गई। ये सब करते हुए अर्णव को बड़ा मजा आ रहा था। फिर उसने वो कागज शानवी के नाक में पास किया। शानवी हल्का कसमसाई, फिर आराम से सो गई। अर्णव को चैन नहीं मिल रहा था। हंसी तो बहुत आ रही थी उसे, लेकिन जैसे तैसे कंट्रोल किया हुआ था। दोबारा वही प्रक्रिया अर्णव ने दोहराई, लेकिन इस बार बाजी उसके हाथ से निकल गई। अर्णव ने जैसे ही उस कागज की बनी बत्ती को शानवी की नाक के आगे करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उतने में शानवी ने अपनी आंखों को बंद रख अर्णव के हाथ को पकड़ उसे बेड पर पटक दिया। ये सब काफी जल्दी हुआ। अर्णव जो अब तक मस्करी कर रहा था, उसके तो तोते ही उड़ गए। ये हुआ क्या, वो यही सोच रहा था। उसने हैरान होकर शानवी की तरफ देखा, जो अब भी अपनी आंखें बंद किए बैठी हुई थी। 4-5 बार जोर से अपनी पलकें झपकाकर अर्णव ने दोबारा शानवी को देखा, जो इस बार उसे ही घूर रही थी। अर्णव इस वक्त आधा बेड पर था और आधा जमीन पर। ये क्या था? शानवी को देख अर्णव ने पूछा। वो क्या था?
अर्णव को घूरते हुए शान्वी ने पूछा। क्या? अर्णव ने अनजान बनते हुए कहा। ज्यादा बनो मत। अच्छा खासा अभी आंख लगी थी मेरी, आ गए फालतू का परेशान करने। और वो गुदगुदी क्यों कर रहे थे? अर्णव को एकटक घूरते हुए शान्वी ने कहा। मैं तो बस तुम्हें उठा रहा था, सीधा बेड पर बैठते हुए अर्णव ने कहा। और वो किस लिए? सबसे पहले ये बताओ, तुम यहाँ कैसे गए? पैरों से, पैरों की तरफ इशारा करते हुए अर्णव ने कहा। जिस पर उसका जवाब सुन शान्वी उसे और बुरी तरह से घूरने लगी। ठीक है, ठीक है, मजाक कर रहा हो। लेकिन तुम पहले ये बताओ, ये इतनी जबरदस्त फाइटिंग कहाँ से सीख ली? बिना आँख खोले तुमने मुझे उठाकर पटक कैसे दिया? अर्णव ने अभी थोड़ी देर पहले की अपनी दशा याद करते हुए पूछा। हो जाता है कभी कभी, सरल शब्दों में शान्वी ने कहा। तुम्हें एक खबर देने है डॉट। शान्वी के चेहरे के पास आते हुए बिल्कुल हल्के से फुफुसा कर अर्णव ने कहा, मानो कोई बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाला हो। क्या? उसी ढंग में फुसफुसा कर शान्वी ने भी कहा। तुम्हें सगाई में आने के लिए इनवाइट किया गया है। सीधा होते हुए नॉर्मल टोन में अर्णव बोला। किसकी सगाई? आंखों को रोल करते हुए शान्वी ने पूछा। तुम्हारी उस चुड़ैल बहन की मेरे भीम भाई के साथ हो रही सगाई में तुम्हें बुलाया गया है, एक्टिंग करते हुए अर्णव ने कहा। क्या कहा भीम? वो भी तुम्हारा भाई? उस बिन सिंह का सांड न कह लो इससे अच्छा। अर्णव की बात पर आंखों को रोल करते हुए शान्वी ने कहा। अरे यार, ऐसे तो मत कहो। नहीं कहती, लेकिन मैं किसी की सगाई वगाई में नहीं आऊंगी। सगाई में जाने से साफ इनकार करते हुए शान्वी ने कहा। क्यों नहीं जाओगी? आंखें बड़ी कर अर्णव ने पूछ। मेरा मूड नहीं है। तुम्हें आना पड़ेगा, वरना सगाई तो क्या शादी भी नहीं हो पाएगी। अर्णव ने आंखों को मटकाते हुए कहा। मतलब? आंखें छोटी कर शान्वी ने पूछा। मतलब सीधा है। दादाजी ने कहा है, अगर तुम सगाई में नहीं गई तो दादाजी सगाई में शामिल नहीं होंगे। और अगर दादाजी सगाई में नहीं आए तो अभी भी सगाई ही नहीं करेंगे। इन शॉर्ट सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। आईब्रो को नचाते हुए अर्णव ने कहा। ये तो कपूर परिवार के लिए बड़ी बुरी बात हो गई। हंसते हुए शान्वी ने कहा। अब बोलो, आओगी या नहीं डॉट? अर्णव ने पूछा। अब तो आना पड़ेगा डॉट। शैतानी तरीके से शान्वी ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे कुछ पूछना था, अर्णव ने कहा। क्या? तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है? सिस्टम लो लगवा लिया, लेकिन चलाना आता कैसे है? आंखें छोटी करते हुए अर्णव ने पूछा। अब अर्णव के अंदर शान्वी के डिटेक्टिव का भूत आ गया है। शायद जब मैं कार चला सकती हूँ, वो तो फिर कंप्यूटर है। स्कूल में कंप्यूटर क्लासेस होती थी और फिर बाकी के लिए फोन है ही। शान्वी ने बिना किसी हिचकिचाहट के बोला। बात भी सही थी, क्योंकि सितारा ने कंप्यूटर चलाना पहले स्कूल के सीखा, उसके बाद आगे चले फिर, अर्णव ने कहा। कहाँ? शान्वी ने पूछा। शॉपिंग पर। अब सगाई में जाना है तो कपड़े भी तो होने चाहिए। एक काम करो, अपने घर जाना, अपने रूम में मौजूद बाएं तरफ की कपबोर्ड के आखिरी शेल्फ को खोलना, शान्वी ने कहा। उसमें क्या है? जाकर खुद देख लेना, सब मैं ही बता दूं, थोड़ा चिढ़ते हुए शान्वी ने कहा। थोड़ी देर और यूं ही दोनों बातें करते रहे। करीब 4:30 बजे अर्णव वापस चला गया। अर्णव के जाते ही शान्वी दोबारा बेड पर पसर कर किसी अलसी भालू की तरह पसार गई। चारों तरफ बड़ी बड़ी अलमीरा रखी हुई थी, जिनमें से कुछ में किताबें थी तो कुछ में फाइल्स। उधर से एक चेयर पर काला कोट पहने, आंखों पर चश्मा पहने एक आदमी बैठा अपने फोन में स्क्रॉलिंग कर रहा था। शायद से ईमेल चेक कर रहा था। जो फालतू के ईमेल थे उन्हें हाथों हाथ डिलीट कर रहा था। ईमेल चेक करते करते उस आदमी की नज़र एक ईमेल पर ठहर गई। उस आदमी ने जल्दी से उस ईमेल को खोला
और पढ़ा। जैसे जैसे वो ईमेल पढ़ रहा था, उस आदमी के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। एंड तक ईमेल पढ़ उस आदमी ने कहा, मेरा शक सही थी, जरूर तुम कुछ कांड करोगे, लेकिन इस बार तुम जीत नहीं पाओगे। तुम्हारा लालच तुम्हें मार कर रहेगा। तुम्हें तो छोड़ूंगा मैं भी नहीं।